नमस्कार। आज की बात में आज खबरों की बात करें इससे पहले मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज मुझे इतनी बड़ी संख्या में बर्थडे विशेस भेजी। इतने सारे लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आपका इतना प्यार मिला, इतनी भारी तादाद में आप लोगों के मैसेजेस मिले। इस प्यार के लिए, इस सपोर्ट के लिए, इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका आभारी हूं। आज इस मौके पर आपसे एक अपील करना चाहता हूं। मुसीबत के वक्त में एक दूसरे की ताकत बनना, विपदा के वक्त एक दूसरे का हाथ थामना, यह हमारी संस्कृति है। हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है, बड़े बूढ़ों ने यही सिखाया है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भारत के लोगों ने हर मौके पर अपनों का साथ दिया है। गुजरात का भूकंप हो, चेन्नई की बाढ़ हो, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, बिहार में बाढ़ की विभीषिका थी, या फिर कोरोना के वायरस के वह दिन बुरे वक्त में लोगों को 2 वक्त रोटी की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, दवा की जरूरत थी। पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, मुसीबत में फंसे लोगों की हर तरह से मदद की और लोगों को मुश्किल से उबारा। आज एक बार फिर उसी दृढ़ता से मुसीबत के मारे गए लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है। आप जानते हैं उत्तराखंड के लोगों पर भारी आपदा आई है। ग्लेशियर फटने के कारण ऋषि गंगा में आई भयानक बाढ़ ने तबाही मचा दी है। नदी का उफनता पानी अपने पीछे जो बर्बादी का भयानक दर्द छोड़ गया है, अब उस दर्द को दवा की जरूरत है। उत्तराखंड के लोगों के घावों को भरने की जरूरत है और यह काम हम सबको मिलकर करना है। जिस दिन बाढ़ आई थी मैंने तस्वीरें देखी थी, उसी दिन से डर लग रहा था कि न जाने कितने घर बर्बाद हुए होंगे, न जाने कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे। अभी तो यह भी नहीं पता कि कितने लोग की जान गई है, क्योंकि अभी तो मलबा पूरे सर से हट नहीं पाया है। अब तक 60 डेड बॉडीज मलबे से निकली हैं। अभी भी 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। आज भी हम उम्मीद तो करते हैं कुछ चमत्कार होगा, टनल में फंसे मजदूर लौट आएंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि वहां जो पानी है वो सिर्फ पानी नहीं है, उसमें मिट्टी मिली है, वो कीचड़ है, वो मलबा है और उसे निकालना और रास्ता बनाना बेहद मुश्किल काम है। इसलिए यह सोचकर दिल दहल जाता है कि 11 दिन हो गए, कहीं उम्मीद टूट तो नहीं जाएगी। अगर टनल में फंसे मजदूर लौटकर नहीं आए तो उनके परिवार वालों का क्या होगा? अपनों के खो जाने का दुख क्या होता है यह हम सब समझते हैं। और अगर परिवार कमाने वाला सदस्य, परिवार को चलाने वाला सदस्य चला जाए तो पूरे परिवार पर, बच्चों की जिंदगी पर कैसी आफत टूटती है उसका एहसास भी हम सबको है। इसीलिए आज के दिन मैंने इन मजदूरों की, उनके परिवारों की मदद करने का संकल्प लिया। आज मैंने लोगों से अपील की कि इन मजदूरों के लिए, उनके परिवारों की मदद करने के लिए आगे आएं, जिससे जितना बन पड़ता है उतनी सहायता करें। आज मेरे 64वें जन्मदिन पर इंडिया टीवी ने 64 लाख रुपए का विनम्र योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में किया है। मेरे और भी कई मित्रों ने इसमें सहयोग किया है, वो आगे आए हैं। स्वामी रामदेव, सलमान खान, कुमार विश्वास, ऐसी जानी मानी हस्तियां हैं जिन्होंने इस मुहिम को सपोर्ट किया है। आप भी इस दान अभियान में शामिल हो, मुख्यमंत्री राहत कोष में खुले दिल से दान दें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और अब मैं आपको सावधान करना चाहता हूं उन ताकतों के बारे में जो देश में नफरत फैलाना चाहती हैं, जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहती हैं। ये वो ताकतें हैं जो इस कोशिश में लगी हैं कि भारत की तरक्की को रोका जाए, माहौल को खराब किया जाए, नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए, लोगों को आपस में लड़ाया जाए। इसके लिए चाहे दंगे कराने पड़े, चाहे लोगों को डरना पड़े। देश के दुश्मन सब कुछ करने को तैयार हैं और लगातार कर रहे हैं और इसके सबूत भी लगातार सामने आ रहे हैं। आज जो सबूत मिला वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको याद दिला दूं, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पीएफआई के 2 कमांडर्स को अरेस्ट किया था। उनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था।
पुलिस ने दावा किया था ये दोनों यूपी में अपने नेटवर्क को फैलाने के इरादे से आए थे, हिंदूवादी संगठनों के नेताओं की हत्या की साजिश के इरादे से आए थे। पुलिस ने बहुत सनसनीखेज दावे किए। जब ये खबर आई, पुलिस की बात मैंने सुनी, तो उस वक्त मुझे भी लगा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का संगठन मुख्य तौर पर मुसलमानों के बीच काम करता है, इसका बेस केरल में है, उसके कमांडर्स यूपी में क्या करेंगे। कल जब यूपी पुलिस ने दावा किया कि पीएफआई अब यूपी को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना चाहता है, तो पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठे थे। मुझे भी हैरानी तो हुई थी, लेकिन आज जो सबूत मेरे पास आए हैं वो ये साबित करने के लिए काफी है कि यूपी पुलिस ने कल जो दावे किए थे उनमें दम तो है। पीएफआई के एक बड़े लीडर को जब मैंने ये कहते सुना कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार में वही जिंदा रह सकता है जो सरकार की गुलामी करेगा, जो आरएसएस हुक्म मानेगा, और ये कहते हुए सुना जब सरकार की नाफरमानी की जाएगी, जो भी करेगा उसके खिलाफ यूएपीए मिलेगा। सोचिए, इस तरह की बातें खुलेआम हजारों लोगों के बीच दिन दहाड़े कही गई, माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कही गई। आप पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद का जहर भरा भाषण सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। ये ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर किसी भी देशभक्त का खून खौल जाएगा। जब सीए प्रोटेस्ट हुआ, जब पूरे इंडिया के स्टूडेंट सीए के रास्ते में उतर गए, सीए का प्रोटेस्ट किया, हम देखते हैं दिल्ली राइट्स को लेकर पूरे के पूरे सीए एक्टिविस्ट को टारगेट किया, ये बताने के लिए कि आप हमारे सामने नहीं आना है। और आज जब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली के जैसा एक ड्रामा कर फार्मर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, फार्मर के लीडर्स को भी अरेस्ट किया जा रहा है। मैसेज एकदम क्लियर है, मैसेज एकदम क्लियर है। अगर इंडिया में जीना है तो इस गवर्नमेंट का गुलाम बन के रहना होगा। मैसेज एकदम क्लियर है। ये गवर्नमेंट अभी कोई भी सबका साथ सबका विकास वो पूरा चला गया है, वो सब चला गया। अब एक सिंगल एजेंडा ये गवर्नमेंट आप लोगों को दे रही है, और जो लोग आज मेरी ये बात सुन रहे हैं उन सबको ये गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट एक सिंगल एजेंडा दे रही है। वो सिंगल एजेंडा ये है, क्या आप आरएसएस से डरते हो या नहीं? अगर आप आरएसएस की चापलूसी करोगे तो आपको गवर्नर का सीट मिलेगा, आपको रंजन गोगोई के जैसा पार्लियामेंट में सीट मिलेगा, आपको अलग अलग जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कांग्रेस से लेके जाकर बीजेपी में भाग रहे हैं, मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको मिनिस्टर सीट मिलेगा। लेकिन अगर आप बीजेपी का साथ नहीं दोगे, अगर आप बीजेपी के खिलाफ बात करोगे तो आपको यूएपीए मिलेगा, आपको ईडी मिलेगा, आपको एनआईए मिलेगा। मैं भी आपसे पूछता हूं, यहां बैठे हुए लोगों से पूछता हूं, जब ये आरएसएस के लोग आपको ये वार्निंग दे रहे हैं, जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आपको वार्निंग दे रही है कि क्या आप सरेंडर करेंगे, तो आपका जवाब क्या है? सरेंडर करेंगे? सरेंडर करेंगे? अब जरा सोचिए, जो शख्स ये कह रहा है कि भारत में जीना है तो सरकार की गुलामी करनी होगी, बीजेपी आरएसएस का हुक्म बजाना होगा, वो ये सारी बातें कहां कह रहा है? मैंगलोर के उल्ला इलाके के एक मैदान में हजारों लोगों के सामने। कौन से स्टेट में? कर्नाटक में। और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। अगर सरकार का इतना खौफ होता तो क्या ये इस तरह की बातें खुलेआम मैदान में कर सकते थे? अनीस अहमद ने पहले मुसलमानों को आरएसएस के नाम पर डराया और इसके बाद मुसलमानों को भड़काया। इस शख्स ने कहा अब भारतीय मुसलमानों को आरएसएस के खिलाफ खड़े होना होगा, और फिर इसी शख्स ने शाहीन बाग की बात की, दिल्ली के दंगों की बात की, और बार बार कहा मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, अब मुसलमानों को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, पीएफआई मुसलमानों की क़यादत करेगा। एक बात वो भूल चुकी है, इंडिया में आज भी मुस्लिम कम्युनिटी जिंदा है, आज भी मुस्लिम कम्युनिटी जिंदा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बहुत सारा नेगेटिव न्यूज भी आता है, बैकवर्ड है, सचर कमेटी में ऐसा लिखा है, एजुकेशन नहीं है, सब है, लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी की एक कैपेसिटी भी है, याद रखिए।
ये मुस्लिम कम्युनिटी की एक कैपेसिटी भी है, जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी को आज लीड लेना होगा, ये आरएसएस को जवाब देने के लिए। जब ये आरएसएस इंडियन फैब्रिक को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इंडियन मुस्लिम्स को लीड लेना पड़ेगा। और आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो लीड ले रहा है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं हर दिन पॉपुलर फ्रंट को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर सीए प्रोटेस्ट हुए, टारगेट पॉपुलर फ्रंट को बनाया गया। दिल्ली में दंगे कर कर मुसलमानों की जान ली गई, लेकिन केस पॉपुलर फ्रंट पर डाला गया। ईडी पॉपुलर फ्रंट के पीछे आई। जरा सोचिए, एक तरफ ये भड़काने वाली बातें, और पिछले हफ्ते हमने कांग्रेस के बड़े लीडर गुलाम नबी आज़ाद को पार्लियामेंट में सुना था। उन्होंने कहा था अगर मुसलमान कहीं महफूज हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो हिंदुस्तान में हैं। उन्होंने कहा मुझे गर्व है कि मैं भारत में रहता हूं और मुसलमान हूं। लेकिन यहां इस रैली में मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, डराया जा रहा है। और ये रैली बुलाई गई थी मुस्लिम एकता के नाम पर। रैली का नाम था यूनिटी मार्च, यूनिटी मार्च फॉर नेशन। नाम एकता का और काम नफरत का। इस शख्स ने यूपी में गिरफ्तार किए गए पीएफआई के 2 कमांडर्स की बात की। कहा मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पीएफआई के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, अब पीएफआई के लोगों को कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर टारगेट एक है, नरेंद्र मोदी। एक ही कोशिश है मोदी को बदनाम करना, और वही हो रहा है खुलेआम। यूपी के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 मेंबर्स को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 मेंबर्स, आपके जैसे ही 2 कैडेट्स, ये 2 कैडर्स को कल यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया। 11 तारीख को अरेस्ट किया, 16 तारीख तक उन्हें मीडिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया। और कल जब हमने केरला में पुलिस कंप्लेंट फाइल किया, तब शाम को लेके आकर वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि ये लोग ब्लास्ट करने आए थे, ये लोग टेररिस्ट अटैक करने आए थे, ये लोग एक्सप्लोजिव लेके घूम रहे थे। यानी 11 तारीख को अरेस्ट करने के बाद 16 तारीख आपको पता चला कि ये लोग टेरर अटैक करने आए थे। इसका मतलब क्या है? याद रखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हर दिन टारगेट किया जाएगा। मैं यहाँ बैठे हुए हर एक आदमी से कहता हूं, अगर कोई सोच रहा है कि पॉपुलर फ्रंट को टारगेट बंद हो जाएगा, गलत फहमी है। एवरी डे, हर दिन पॉपुलर फ्रंट पर एक नया इल्जाम लगाया जाएगा, पॉपुलर फ्रंट को नया टारगेट किया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स से भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं, रेडी हो जाओ। यूएपी आने वाला है, ईडी केसेस आप पर पड़ने वाले हैं, एनआईए आपके पीछे आने वाला है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आप पर लगाने वाले हैं, सेडिशन केस आप पर लगाने वाले हैं, ये सारे चीज आने वाले हैं। इस सब के लिए रेडी रहने का एक वक्त आ गया है, ये सब चीज आएगा। और उम्मीद मत कीजिए कि ये जो दिल्ली के अंदर बैठे जो आरएसएस के 2 प्रचारक हैं, ये प्रचारक कुछ रहम दिखाएंगे। यहाँ पर मुस्लिम्स उनके दुश्मन है, यहाँ पर क्रिश्चियंस उनके दुश्मन है, यहाँ पर कम्युनिस्ट उनके दुश्मन है। ऐसे एक आइडियोलॉजी का ट्रेंड हुए 2 लोग आज इंडिया को चला रहे हैं। इनसे कोई भी उम्मीद मत रखिए, सिर्फ एक ही उम्मीद रखिए, वो उम्मीद ये है कि हर दिन आपको टारगेट किया जाएगा। आज इंडिया के अंदर जब पूरी की पूरी एक सोसाइटी और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को स्लेव बनाने की कोशिश किया जा रहा है, गुलाम बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसे वक्त में इस कम्युनिटी को होप देने वाली तंजीम पॉपुलर फ्रंट है। मैं जानता हूं कि देश के लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, न ऐसी बातों से भड़कते हैं, न उकसावे में आते हैं। लेकिन इन लोग की बात सुनना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सावधान रहें, क्योंकि इन लोगों का मकसद न मुसलमानों की भलाई करना है, न उन्हें मुल्क की फिक्र है। इनका मकसद सिर्फ अपनी दुकान चलाना है। ये नफरत के कारोबारी हैं और इनसे बचने की ज़रूरत है। ये लोग प्यार मोहब्बत की बात नहीं करते, एक दूसरे से गले मिलने की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान मिल कर रहे ऐसी बात नहीं करते। ये एक दूसरे का गला काटने की बात करते हैं।
किसी को आरएसएस के नाम पर, किसी को मोदी के नाम पर भड़काने की कोशिश करते हैं। मैंगलोर में रैली हुई, उसमें पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी ने कहा आरएसएस कैंसर जैसा है जिसकी अब तो कोई दवा नहीं है। अनीस अहमद ने कहा कोरोना की वैक्सीन आ गई, लेकिन आरएसएस की वैक्सीन पीएफआई लेकर आएगी। इंडिया का असल दुश्मन बिना किसी डाउट के आरएसएस, बिना किसी डाउट के। इंडिया में अगर कोई कैंसर है, कोविड आया चला गया, पोलियो आया चला गया, इसके लिए वैक्सीन भी आ जाता है, लेकिन आरएसएस ऐसा एक वायरस है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। इंशाअल्लाह वो वैक्सीन पॉपुलर फ्रंट लेके आएगा, जरूर वो वैक्सीन हम लोग लेके आएंगे, हर जगह देंगे हम आरएसएस को वैक्सीन, क्योंकि हमें पता है आरएसएस कौन है। यहां पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आरएसएस वर्सेस मुस्लिम्स। इधर आरएसएस वर्सेस मुस्लिम्स, और इसलिए मैं आज इस स्टेज से पूरे इंडिया के आवाम से कहता हूं आरएसएस को पहचानिए। जानिए आपके डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस लीडर कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का भौतिक प्रमुख कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का शारीरिक प्रमुख कौन है, जानिए उनको, पहचानिए उनको कौन है, क्योंकि ये लोग आपके असल दुश्मन हैं। हमारे आंखों के सामने जब जुल्म होता है, हमारे आंखों के सामने जब इनजस्टिस होता है, वो टाइप कॉम्प्रोमाइज करना पॉपुलर फ्रंट के डीएनए में नहीं है। जो आदमी वो जुल्म कर रहा है उसके हाथ को पकड़ना, उसके हाथ को पकड़ना और फेंकना, ये पॉपुलर फ्रंट के डीएनए के अंदर है। अनीस अहमद की बात को सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उसकी मंशा पर, उसके इरादों पर सवाल उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के लोगों के जहरीले भाषणों का पैटर्न एक जैसा होता है। जिस मुद्दे पर भावनाओं को भड़काने की थोड़ी भी गुंजाइश होती है, ये लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल पूरे देश में राम मंदिर को लेकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, अभियान चल रहा है। बड़ी संख्या में मुसलमान भाई बहन भी राम मंदिर के लिए दिल खोलकर चंदा दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। लेकिन आज अनीस अहमद ने इसके खिलाफ भी जहर उगला। अनीस अहमद ने कहा अगर राम मंदिर के लिए मुसलमानों के पास चंदा मांगने आए तो उन्हें एक फूटी कौड़ी मत देना। आंखों में आंख डालकर बात करो। और आज मैं इस स्टेज से आप सब लोगों को कह रहा हूं, ये जो राम मंदिर के कलेक्शन के लिए आ रहे हैं आपके घरों में, आपके सामने एक ही बात बताता हूं, जिस तरीके से एनआरसी को बॉयकॉट किया था, अगर ये लोग आपके घर में और दुकान में राम मंदिर के लिए पैसे मांगने के लिए आए, एक पैसा भी मत दीजिए इन्हें, एक पैसा भी मत दीजिए। मैं सारे मुस्लिम बिजनेसमैन से कहता हूं, मैं सारे मुस्लिम दुकान के ओनर से कहता हूं, अगर इतनी बड़ी गैरत है, अगर एक तिलके के बराबर हिम्मत है, अगर घर में जाकर अपने बीवी बच्चों को अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत है, तब ये जब आरएसएस के लोग आपके दुकानों में आते हैं पैसा पूछने के लिए, एक रुपया भी मत दीजिए इन्हें, एक पैसा भी मत दीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये राम का मंदिर नहीं है, ये राम का मंदिर नहीं है, ये आरएसएस का मंदिर है। और मुसलमानों के पैसे से आरएसएस के मंदिर में एक ईंट भी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अब इस जहर को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। पीएफआई के अनीस अहमद का भाषण सुनकर आपको पता चल गया होगा कि नफरत की आग फैलाने में पीएफआई का रोल कितना बड़ा है। सोशल मीडिया पर जब यह कहा जाता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बीजेपी का साथ न देने वालों पर केस बनाए जाते हैं, अनीस अहमद की बातें सुनकर यह बताने और समझाने की जरूरत नहीं है कि आग लगाने का काम कौन कर रहा है। पीएफआई अब तक यह काम पर्दे के पीछे से कर रही थी, अब ये खुलेआम सामने आ गए हैं। इतना जरूर है कि पीएफआई का खतरा, पीएफआई का खेल कोई नया नहीं है। 2 दिन पहले ही पीएफआई के लोग एक्सप्लोसिव्स के साथ पकड़े गए थे। यूपी में आग लगाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए वो हिंदू संगठनों के नेताओं को मौत के घाट उतारने का प्लान बना रहे थे। दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो उन्हें भड़काने में पीएफआई के शामिल होने की रिपोर्ट आई थी। उससे पहले शाहीन बाग में धरने को फाइनेंस करने वालों में पीएफआई का नाम आया था। पीएफआई ने कभी इन बातों का कन्विंसिंग जवाब नहीं दिया। पीएफआई की खासियत ये रही थी कि वो सामने नहीं आते थे, पर्दे के पीछे से वार करते थे। लेकिन आज जो वीडियो मैंने आपको दिखाया उससे साफ है, पीएफआई खुलकर मैदान में आ गई है और उसके इरादे कितने खतरनाक हैं ये साफ हो गया। लेकिन मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत समझदार हैं
और वो इस तरह के लोगों के चक्कर में आमतौर पर फंसते नहीं। मुझे आज गुलाम नबी आज़ाद की बात बार बार याद आ रही है। राज्यसभा में अपने विदाई भाषण में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था, उन्हें इस बात का गुरूर है, फख्र है कि वो हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। आज़ाद साहब ने कहा था कि दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से ज़्यादा महफूज और हिंदुस्तान से बेहतर कोई और जगह नहीं। अब जिस तरह आरएसएस का डर दिखाकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश आपने देखी, वैसे ही कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को डराने की कोशिश जारी है। लेकिन अब धीरे धीरे किसान भाइयों को हकीकत समझ में आ रही है और ये बात आज किसान संगठनों की कॉल पर बुलाए गए रेल रोको आंदोलन में साफ दिखाई दी। आज दिन भर देश में रेल रोको आंदोलन की चर्चा थी। चूंकि किसान नेताओं का दावा था कि देश भर में लाखों किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ जाएंगे, 4 घंटे के लिए ट्रेनों को रोक देंगे, इसलिए रेलवे ने तैयारी तो जबरदस्त की थी। इसके लिए 20,000 जवानों को रेल की पटरियों के किनारे तैनात किया गया था। लेकिन रेलवे ट्रैक पर ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। अच्छी बात यह रही कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन यह भी सही है कि जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर लगा जो थोड़े बहुत लोग रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोकने पहुंचे थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जिनकी कोशिश थी कोई हादसा हो जाए, किसी की जान चली जाए और हेडलाइन बन जाए। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर लगा कुछ लोगों की पूरी कोशिश थी कोई तो ऐसी बात हो जाए जिससे एक बार फिर से मुद्दा गर्म हो जाए। वैसे तो ज्यादा संख्या में किसान रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए नहीं, लेकिन जहां पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता या राजनीतिक संगठनों के लोग रेलवे लाइन पर पहुंचे, उन लोगों ने भी ऐसी हरकतें की जिससे उनके इरादों पर, उनकी नीयत पर शक हुआ। कुछ जगहों पर तो ऐसा लगा जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को जानबूझकर ट्रेन के सामने खड़ा करने की कोशिश की। तेज रफ्तार से आती ट्रेन के सामने अचानक कुछ लोगों को भेज दिया। ये ऐसी हरकतें थी जिन्हें देखकर हैरानी हुई और जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालने वालों की समझ पर तरस आया। ऐसी तस्वीरें एक जगह से नहीं, कई जगहों से आई। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तस्वीरें दिखाता हूं। औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन पर उसके आसपास पुलिस तैनात थी, आरपीएफ भी मौजूद थी, लेकिन स्टेशन से दूर आउटर सिग्नल के पास वामपंथी दलों ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को भेज दिया। सामने से पूरी स्पीड से ट्रेन आ रही थी और हाथ में लाल झंडा लेकर कुछ लोग रेल की पटरी की तरफ दौड़े। ये लोग ट्रैक पर जाना चाहते थे। चूंकि कई पुलिस वालों को इन लोगों की गतिविधियों पर शक हो गया था, इसलिए पुलिस वाले इन लोगों के पीछे पहुंच गए। पुलिस वालों ने इन सिरफिरों को रोकने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इन लोगों को पकड़कर ट्रैक के किनारे कर दिया और बगल से तेज स्पीड से ट्रेन गुजर गई। अगर 1 सेकंड की भी देर होती तो हादसा हो सकता था। लेकिन जब इन लोगों से पूछा गया कि आपने इस तरह की हरकत क्यों की, अगर एक्सीडेंट हो जाता, जान चली जाती तो? इस पर इन लोगों ने कहा क्योंकि पुलिस ने उन्हें स्टेशन पर ट्रेन रोकने की परमिशन नहीं दी, किसानों को वहां से भगा दिया, इससे ये लोग ट्रैक की तरफ गए। लेकिन सच है कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, क्योंकि औरंगाबाद स्टेशन पर भी लेफ्ट पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी, ट्रेन के सामने बैठकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस वहां तैनात थी, पुलिस ने इन लोगों को प्रदर्शन की अनुमति दी, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों ने जानबूझकर स्टेशन से दूर रेलवे ट्रैक पर इस तरह की हरकत की। इसी तरह मुंबई के पास दाहणू रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह की हरकत हुई। दाहणू स्टेशन पर भी लेफ्ट पार्टी के लोग रेल रोकने पहुंचे थे, हाथों में लाल झंडे थे। इन लोगों को पुलिस ने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी, लेकिन कम्युनिस्ट स्टेशन से सीधे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। लोकल भी रुक गई, मेल ट्रेन भी रुक गई और प्रदर्शन करने वाले ट्रेन के इंजन पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। क्योंकि ट्रैक के ऊपर से हाई टेंशन वायर गुजरते हैं, बिजली के तार गुजरते हैं, हादसा हो सकता था।
पुलिस वालों ने प्रदर्शन करने वालों को समझाया। कुछ प्रदर्शनकारी तो नीचे आ गए, लेकिन जो 2 लोग ट्रेन के इंजन पर रह गए, उनमें से एक का झंडा हाई टेंशन वायर से टकराते टकराते बचा। वो तो पुलिस वाले ने सावधान कर दिया, वरना हादसा तो हो ही जाता। यहां 2 बातें नोट करने वाली है। एक तो प्रदर्शनकारियों की संख्या और दूसरी प्रदर्शनकारियों के झंडे। औरंगाबाद हो या दहाड़ू, दोनों जगह पर प्रदर्शन करने वालों की संख्या गिनती की थी। औरंगाबाद में तो प्रोटेस्ट करने वाले 5-6 ही थे। दहाड़ू में यह संख्या ज्यादा से ज्यादा 2-3 दर्जन रही। बाकी दूसरी जगहों पर तो इतने लोग भी नहीं पहुंचे। मतलब साफ है, किसान आंदोलन के नेताओं की कॉल पर किसान अब सड़कों पर नहीं आ रहे, और जो लोग रेल रोकने आए वो किसान नहीं थे। सबके हाथों में लाल झंडा था। ये सब के सब लाल सलाम वाले कम्युनिस्ट थे। अब आपको पटना की तस्वीरें दिखाता हूं। पटना में भी रेल रोको हुआ, लेकिन यहां भी रेल रोकने किसान नहीं पहुंचे। पप्पू यादव अपने सपोर्टर्स को लेकर पटना में रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। हैरानी की बात यह थी कि पप्पू यादव के सपोर्टर खुद सामने से आती ट्रेन की तरफ दौड़े, और जब पप्पू यादव से पूछा गया किसान आंदोलन के नाम पर ये क्या कर रहे हैं, इसमें आपके सपोर्टर्स की जान जा सकती है, आप रोकते क्यों नहीं? तो पप्पू यादव ने कहा, मरने ही आए हैं, 1-2 की जान चली भी जाती तो क्या हो जाता, वैसे भी तो मर रहे हैं। असल में पप्पू यादव और उनके समर्थक हाथों में झंडे बैनर लेकर नारे लगाते हुए पटना सचिवालय हॉल्ट स्टेशन में घुस गए और रेलवे ट्रैक पर लेट गए। सामने से ट्रेन आ रही थी, ट्रेन की स्पीड तेज थी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए पुलिस लोगों से रेलवे ट्रैक छोड़ने की अपील करती रही। लगातार पप्पू यादव और उनके समर्थकों को ट्रैक छोड़ने के लिए अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन पप्पू यादव और उनके समर्थक रेलवे ट्रैक छोड़ने को तैयार नहीं थे। पुलिस वाले पप्पू यादव के साथ आए लोगों को समझा ही रहे थे। इसी वक्त ट्रैक पर एक मालगाड़ी हॉर्न बजाते हुए तेज रफ्तार से निकल गई। गनीमत रही कि पप्पू यादव और उनके समर्थक इस ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचे। ट्रेन निकलने के बाद भी पुलिस वाले लोगों को ट्रैक छोड़ने के लिए समझाते रहे, लेकिन लोग नहीं माने। इसी दौरान एक ट्रेन दूसरे ट्रैक से आ गई तो पप्पू यादव और उनके समर्थक इस ट्रेन की तरफ बढ़ गए। क्योंकि ड्राइवर ने ट्रैक पर भीड़ को देख लिया था, इसलिए उसने दूर से ही स्पीड को कंट्रोल किया और ट्रेन बिल्कुल वहीं जाकर रुकी जहां पप्पू यादव के सपोर्टर्स ट्रैक पर हंगामा कर रहे थे। पप्पू यादव अपने सपोर्टर्स के साथ किसान आंदोलन को सपोर्ट करें, कोई बुरी बात नहीं है, उनका हक है। किसान नेताओं की कॉल पर रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लें, ये भी चलेगा। लेकिन हैरानी की बात है कि पप्पू यादव ने ट्रैक पर सामने से आती ट्रेन की तरफ दौड़ रहे अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश नहीं की, उनकी जान की परवाह नहीं की। अगर कोई हादसा हो जाता तो सारी जिम्मेदारी रेलवे पर डाल देते, सरकार को कोसते। वैसे मुझे लगता है कि पप्पू यादव को न किसान आंदोलन से मतलब है, न कृषि के कानूनों से, न अपने सपोर्टर से। उन्हें मतलब है अपनी सियासत से। इसलिए जब भी मौका मिलता है, सियासत के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं। लेकिन यहां बात पप्पू यादव की नहीं है, बात किसान आंदोलन की है। और किसान संगठनों को प्रदर्शन कराने के लिए पप्पू यादव जैसे नेताओं का सहारा क्यों लेना पड़ा, यह भी मैं आपको समझा देता हूं। हकीकत है कि पूरे देश में रेल रोको की कॉल दी गई थी, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ जगहों छोड़कर कहीं भी 2 दर्जन से ज्यादा लोग रेलवे ट्रैक पर नहीं पहुंचे। और फिर यह बात मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, कम से कम 20 शहरों की तस्वीरें मैंने देखी हैं और हर जगह यही हाल था। आपको बेंगलुरु स्टेशन से इंडिया टीवी के संवाददाता टी राघवन की रिपोर्ट दिखाता हूं। बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल का इंतजाम था। लोकल चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के संवाददाता, फोटोग्राफर्स भी पहुंचे थे, क्योंकि किसान संगठनों के नेताओं ने दावा किया था कि हजारों की संख्या में किसान यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल रोकेंगे। लेकिन तय वक्त के बाद सिर्फ 10 लोग नारे लगाते हुए रेल रोकने के लिए पहुंचे। हाथों में बैनर थे, गले में हरे रंग का गमछा। गिनती के 10 प्रदर्शनकारी थे, फिर भी
बेंगलुरु पुलिस ने दरियादिली दिखाई, इन किसान संगठनों के लोगों को वापस नहीं लौटाया। कुछ मिनट तक प्रोटेस्ट करने की इजाजत थी। किसानों ने धरने की, प्रदर्शन की रस्म अदायगी की और इसके बाद पुलिस ने रेल रोकने वालों को हिरासत में ले लिया और बस में बिठाकर ले गई। तस्वीरों से साफ है जितने प्रदर्शनकारी हैं उससे कई गुना पुलिस वाले थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रदर्शनकारियों से ज्यादा संख्या में तो फोटोग्राफर दिखाई दे रहे थे। हम मौजूद हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर किसान रेल रोको आंदोलन करने आए थे, लेकिन आप देखिए पुलिस अब इन किसानों को यहाँ से लेकर स्टेशन से बाहर निकल रही है। बड़ी बात यह है कि दावा ये किया गया था कि आज के इस रेल रोको आंदोलन में सैकड़ों की तादाद में किसान हिस्सा लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ 10 किसान ही जमा हो पाए। कुल मिलाकर जिस किसान नेता कुरबुर शांत कुमार ने यह आह्वान किया था, किसान उनके आह्वान पर जमा नहीं हो पाए। सिर्फ 10 किसान यहाँ पर आए थे। हालांकि बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर प्रोटेस्ट करने का अवकाश दिया। कुछ मिनट वो प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्हें पुलिस प्रिवेंटिव अरेस्ट उनकी कर रही है, उन्हें कस्टडी में ले रही है। कहा यह गया था इन किसान नेताओं की तरफ से कि ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और यहाँ पर बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर जमा होंगे और यहाँ से जाने वाली हर ट्रेन को रोक लिया जाएगा, लेकिन कि सिर्फ 10 किसान यहाँ पर पहुंचे। सिर्फ बेंगलुरु ही क्यों, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, गाजियाबाद, आगरा, बल्लभगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सब जगहों की तस्वीरें मैंने देखी हैं। हर जगहों पर कमोबेश यही हाल था। हर जगह पर रेल रोको आंदोलन के नाम पर खाना पूर्ति की गई। कहीं 10 लोग पहुंचे, कहीं 20। उसमें भी बहुत सी जगहों पर लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता ही रेल रोकने पहुंचे थे। मुंबई के कई रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने काफी इंतजाम किए थे, क्योंकि डर तो था कि कहीं कुर्ला, दादर, बोरीवली ऐसी जगह हैं जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच सकते हैं। लेकिन कहीं कोई हंगामा न हुआ, न कहीं किसने कोई ट्रेन रोकी। जो लोग रेल रोकने की कॉल को ध्यान में रखकर जल्दी घर से निकले थे, वो अपनी मंजिल तक वक्त से पहले पहुंच गए, क्योंकि कहीं कोई ट्रेन रोकने वाला कोई नहीं था। अब इस बात में दो राय नहीं है कि किसान संगठनों की कॉल का कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा और पंजाब में जहां किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है, वहां जिन जगहों को किसान रेलवे ट्रैक पर रोकने के लिए पहुंचे, उन जगहों पर प्रदर्शन के दौरान आज एक बार भी वो नारे सुनाई दिए जिनसे किसान नेता हमेशा दूरी बनाते हैं। किसान इन्हें पसंद नहीं करते। हरियाणा में कई जगहों पर किसान संगठनों ने प्रदर्शन में महिलाओं को आगे किया। ये महिलाएं मर जा मोदी के नारे लगा रही थी। इसी तरह की नारेबाजी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी हुई। बंगाल से सियासत की जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। यहां सियासत का खूनी खेल जारी है। बंगाल में अब मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। मुर्शिदाबाद के निमतिता रेलवे स्टेशन पर ममता सरकार के मंत्री पर बम से हमला हुआ। बम ब्लास्ट में पश्चिम बंगाल के लेबर मिनिस्टर जाकिर हुसैन समेत 26 लोग घायल हो गए। हमला उस वक्त हुआ जब जाकिर हुसैन कोलकाता लौट रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद आज जब ममता बनर्जी कोलकाता में जाकिर हुसैन से मिलने पहुंची, तो उन्होंने इस घटना को पूरी तरह से प्री प्लान्ड साजिश, सुनियोजित हमला बताया। घटना की जांच सीआईडी से कराने के आदेश दिए। एसआईटी का गठन कर दिया। ममता ने आरोप लगाया कि रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट किया गया और जहां पर बम फेंका गया वो रेलवे की प्रॉपर्टी है। मौके पर रेलवे का कोई अफसर या सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद नहीं था। वहां लाइट कम थी और रेलवे स्टेशन पर धमाके से साफ है इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। क्या चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट तो कर रहे हैं। टारगेट नहीं करने से लोकतंत्र में लड़ना जरूरी है। लोकतंत्र में टारगेट करके मर्डर क्यों करेगा? और करने का जरूरत क्या है? ये हुलिगनिज्म होता है, ये पॉलिटिक्स नहीं होता है। सॉरी, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी। लेकिन ममता ने जब आरोप लगाए तो भारतीय रेलवे ने जवाब दिया। रेलवे ने कहा, शुरुआती जांच में यह मामला तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और तृणमूल और सीपीआई के बीच पॉलिटिकल राइवलरी का लगता है। रेलवे की तरफ से कहा गया कि सीपीआई ने पिछले हफ्ते
नबान्नो सचिवालय के पास प्रोटेस्ट किया था। वहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और उसके बाद से पूरे इलाके में टेंशन का माहौल हो गया। इसलिए मंत्री पर हुए हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का आपसी झगड़ा हो सकता है। बम ब्लास्ट की वजह जो भी हो, लेकिन ये तो सच है, अगर एक मंत्री पर हमला होता है, हमले में मंत्री बुरी तरह घायल हो जाते हैं और हमला करने वाले पकड़े नहीं जाते, तो मानना पड़ेगा हालत तो खराब है, स्थिति गंभीर है। इन सब के बीच आज पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। दोनों लीडर बंगाल के साउथ 24 परगना में मौजूद थे। अमित शाह ने काकटद्वीप इलाके में पब्लिक मीटिंग की और जबकि ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी डायमंड हार्बर में कैंपेन किया। दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त वार और पलटवार हुए, एक दूसरे पर तीखे हमले हुए। दोनों नेताओं की बात सुनने से पहले आज अमित शाह के दौरे की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को साउथ 24 परगना के नामखाना इलाके से रवाना किया। इसके बाद रोड शो में शामिल हुए और काली मंदिर से शुरू हुए इस इवेंट में हजारों लोग मौजूद थे। दूर दूर तक भीड़ नजर आ रही थी। लेकिन इससे पहले वो गंगा सागर पहुंचे, वहां पूजा की, अर्चना की और कपिल मुनि के आश्रम भी गए। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में गंगा को शुद्ध करने वाला नमामि गंगे प्रोजेक्ट आकर रुक जाता है और जब यहां बीजेपी की सरकार बनेगी तो गंगा सागर तक नमामि गंगे पूरा होगा। इसके बाद उन्होंने नामखाना गांव में एक शरणार्थी परिवार के घर पर लंच किया और आज अमित शाह ने इसी इलाके में एक पब्लिक मीटिंग को भी एड्रेस किया। जितनी भीड़ अमित शाह के रोड शो में दिखी, उसी तरह की तस्वीरें रैली ग्राउंड की भी थी। ऐसा रिस्पॉन्स देखने के बाद अमित शाह जोश में आ गए। ममता बनर्जी उनकी सरकार पर दुगनी ताकत से हमले किए। होम मिनिस्टर ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के वर्कर्स की शहादत बेकार नहीं जाएगी। बीजेपी की सरकार आएगी तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जेल में होंगे। और इसके बाद अमित शाह ने ममता पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया। सरस्वती पूजा, मां दुर्गा और भगवान राम का नाम लिया। अमित शाह ने कहा ममता बनर्जी सरस्वती पूजा पर रोक लगाती हैं लेकिन दुर्गा विसर्जन होने नहीं देती और उन्हें जय श्री राम के नारे से चिढ़ है। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। मगर दीदी, बंगाल की जनता को मालूम है आपने स्कूलों में सरस्वती पूजन बंद करा दिया है। मित्रों, यहां पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। भला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? होता है माताएं, बताइए, किसी का अपमान होता है क्या? होता है? हम नहीं डरते दीदी आपसे, ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती। जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है और ये नारा हमारी परिवर्तन यात्रा का भी प्रतीक है। लेकिन ममता बनर्जी भी कम नहीं है। अमित शाह की बातों को ममता ने ध्यान से सुना, एक एक पॉइंट नोट किया और फिर
डायमंड हार्बर की रैली में अमित शाह के आरोपों का जवाब दिया। ममता ने सबसे पहले देवी देवताओं की बात की। उन्होंने सरस्वती मंत्र पढ़कर सुनाया, देवियों के नाम गिनवाए और कहा जो लोग दुर्गा मां को नहीं जानते वो भला बंगाल में क्या सियासत करेंगे। इधर में सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजार मंत्र बोल, आगे आगे सरस्वती पूजार मंत्र बोल। सरस्वती पूजार मंत्र जानो তোমরা? बोलो अच्छा करके कान खुल के सुनना। हम कह रहा हूं, আমি বলছি জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচশিচ ভূত মুক্তাহারে বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যা কমলা লোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী সরস্বত্যই নমো নমো ওং ভদ্রলৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যই নমো নমো বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ विद्यास्थाने बये बचो, এটা सरस्वती मंत्र। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता। माल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। মা দুর্গাকে জিজ্ঞেস করুন, বলতে পারবে না। আবার বলছে ওদের একজন নেতা, এ মা দুর্গা কোন থে? মা দুর্গাকে জানে না, এরা বাংলায় রাজনীতি করবে, বুঝুন। মা দুর্গা জানে না, মা কালী জানে না, রক্ষা কালী জানে না, চামুন্ডা কালী জানে না, সিদ্ধেশ্বরী কালী জানে না, সর্বমঙ্গলা কালী জানে না, ভবতারিণী জানে না, ভুবন মোহিনী জানে না, মন মোহিনী জানে না, মহাকালী জানে না, জৌরা কালী জানে না, সারদা মা জানে না, বিশালক্ষী জানে না, বিষ্ণু মাতা জানে না, মাতা দেবী জানে না, সন্তোষী মাতা জানে না। বড় বড় কথা। হিন্দু ধর্ম, তুমি আমাকে হিন্দু ধর্ম শেখাবে? আমরা যে কোনো কাউকে কান ধরে হিন্দু ধর্ম শিখিয়ে দিতে পারি। इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम ने लोगों को वायरस के अटैक से तो बचाया, लेकिन रीढ़ के हड्डी के रोगों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। मैं बताऊंगा आपको 10 योगाभ्यास, इससे 100 साल तक आपकी रीढ़ की हड्डी रहेगी स्वस्थ और सीधी। स्पाइन होगी आज महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई नेताओं ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को आंख दिखाई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बयान दिया महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने नाना पटोले ने। नाना पटोले ने कहा, अगर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर ट्वीट न किए तो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। नाना पटोले ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ट्वीट करके इस पर सवाल उठाते थे, सरकार के फैसले का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब मोदी सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो अमिताभ और अक्षय चुप क्यों है? अगर ये अब ट्वीट नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र में न तो उनकी फिल्मों की शूटिंग होने दी जाएगी, न इनकी फिल्मों को रिलीज होने दिया जाएगा। आज जो देश में डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। मुझे याद है कि मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तब इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम ज्यादा होने के बाद भी मनमोहन सिंह साहब ने आम आदमी को वो कम दाम में मिले इसकी कोशिश की गई थी। लेकिन उस समय में अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, उन लोगों ने ट्वीट किया था और 5 और 10 रुपए में डीजल और पेट्रोल मिलना चाहिए ऐसी मांग की थी। क्या आज इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या है अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को मालूम नहीं? आज जो महंगाई जिस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं, मोदी सरकार बढ़ाते जा रही है, आज क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? क्या मोदी सरकार का, बीजेपी का दबाव उनके ऊपर है? आपकी लोकप्रियता
जो है लोग पैसे देकर आपको टिकट लेकर आपको देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब ऐसे लोगों को जो दबाव में लोगों के प्यार को इस तरह से इस्तेमाल करते हो, ऐसे लोगों की पिक्चर महाराष्ट्र में कभी देखी नहीं जाएंगी, शूटिंग भी नहीं होगा। अमिताभ जी, अक्षय कुमार जी, ये हमारी धमकी नहीं है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र में आप लोग जो हो वो जनता के आइडल हो और आपकी जवाबदारी बनती है कि जो जनता पे अन्याय हो उसकी आवाज आपको उठाना है। आज भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच लात घूंसे चल गए। असल में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने 20 फरवरी को मध्य प्रदेश बंद की कॉल दी है। इसी की तैयारियों पर चर्चा के लिए कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन मीटिंग के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के बेटे अनिल मिश्रा और धर्मेंद्र राय नाम के कांग्रेस नेता के बीच मारपीट हो गई। हुआ यह कि बंद को देखते हुए नेताओं के लिए अलग अलग इलाके बांटे जा रहे थे, जिम्मेदारी दी जा रही थी। इसी दौरान एक नेता ने कहा अगर उसके इलाके का काम किसी दूसरे नेता को दिया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस बात पर पहले बहस हुई और थोड़ी देर में लात घूंसे चलने लगे।